गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत देखेंगे। और आपको जो है यह बता दें कि आजकल करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही पूछा जाता है, तो आप जो है करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर खुद से भी पढ़ें। खासकर दो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, एक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और दूसरा, अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो द हिंदू पढ़ें, अन्यथा जो है आप अमर उजाला पढ़ सकते हैं। अमर उजाला एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि अपना एक करंट अफेयर्स भी जो है कंपटीशन के लिए जारी करता है और विभिन्न सरकारी जॉब के लिए ये जो है पदों के बारे में सूचना भी इस पेपर में देता है, तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप जो है जो इम्पोर्टेंट अन्य तथ्य है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आप जान सकें। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, यह है सहकारिता विश्वविद्यालय से संबंधित। सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो तीन तथ्य जो है जरूर ध्यान में रखना है कि अभी सहकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह जो है अमित शाह के पास है, अमित शाह के पास जो है सहकारिता मंत्रालय है, यह आपको ध्यान में रखना है। और आपको यह बता दें कि सहकारिता विश्वविद्यालय खोला कहाँ जाएगा, तो यह गुजरात के आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एरा में खोला जाएगा। इस विद्यालय का कैंपस होगा आनंद, और आनंद वही जगह है जहाँ से कि आप अमूल जो दूध देखते हैं या अमूल का जितना भी प्रोडक्ट देखते हैं, यह आनंद से ही जो है पहली बार बना हुआ था। और आनंद में जो दूध अमूल बनता है वह बेसिकली जो है सहकारिता के माध्यम से ही बनता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखे जाने की संभावना है, या कहें रखा जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और त्रिभुवन दास कौन है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अब हम लोग जानते हैं, तो हाँ ये ध्यान में रखना है, चूंकि यह देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो यह इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अब आते हैं कि सहकारिता विश्वविद्यालय की ज़रूरत क्या है और उद्देश्य क्या है। अगर इसकी उद्देश्य और ज़रूरत की बात करें तो यह विश्वविद्यालय का उद्देश्य जो है सहकारिता में श्रेष्ठता को वैश्विक मानकों को प्राप्त करना, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह कार्य करेगा। इसमें डिग्री स्तर से पढ़ाई शुरू होगी, दूरस्थ शिक्षा एवं ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी संचालित होगा। और इसमें जो इसका उद्देश्यों में से एक ये भी है कि यह कृषि, उर्वरक वितरण, चीनी, दूध उत्पादन खरीद, खाद्यान्न की खरीद, मछली उत्पादन आदि क्षेत्रों में सहकारी समितियों को यह सक्रिय किस प्रकार बनाया जाए, इसको भी यह देखेगा। और इनमें कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक शक्ति की कमी है, तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए यह भी इसमें देखा जाएगा। और विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा कि सहकारिता के क्षेत्र में एक पेशेवर तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों की तकनीकी शिक्षा, लेखा और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से देश विदेश में कहीं भी कैंपस खोला जा सकता है। तो ये सब जो है इसकी उद्देश्य है, और इसको जो है सहकारिता के माध्यम से हम कृषि में किस प्रकार समृद्धि लाएं, किसानों में किस प्रकार समृद्धि लाएं, यह जो है कहा जा रहा है। और यह भी आपको यहाँ पर बता दें कि यह क्यों गुजरात में ही किया जा रहा है। तो गुजरात में यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सहकारिता से संबंधित बहुत सारे संगठन गुजरात में पहले से बने हुए हैं, और वह जो है
उन्नत अवस्था में अभी है, उसके कारण बहुत सारे व्यापार जो है बढ़ रहे हैं और यह देश के अन्य भागों में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हो जो है संचालित किया जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, यह है शीघ्र सुनवाई अभियुक्त का मौलिक अधिकार। तो किसी भी अभियुक्त का यह मौलिक अधिकार जो है शीघ्र सुनवाई, यह जो है कहा है किसने, तो जस्टिस JB पौडीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों के लिए सामान ले जाने पर आरोपित तपस कुमार से संबंधित मामले सुनवाई हो रहा था, तो उसी में यह कहा गया। आपको यहाँ पर 2-3 तथ्य जो है ध्यान में रखना है, वह यह तथ्य है कि यह जो मौलिक अधिकार कहा गया है अभियुक्तों का कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो यह मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह ध्यान में रखना है, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसी तरह का जो है पहले एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन्वायरमेंट स्वच्छ हवा और दैट मीन्स प्रदूषण मुक्त हवा और कचरा मुक्त जो है आसपास, इसको मौलिक अधिकार के रूप में जब इंडिकेट किया गया था कोर्ट के द्वारा, दैट मीन्स यह कहा गया था कि कोर्ट ने यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आसपास कचरा मुक्त और स्वच्छ वातावरण या प्रदूषण मुक्त वातावरण रखना आदमी का यह मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जो है कहा गया था, करीब ये 2013 और 15 की बात है, तो उस समय जो है इसको पूछा जा चुका है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अब क्या होगा कि शीघ्र सुनवाई का जो है अधिकार यह भी मौलिक अधिकार के रूप में होगा। किस अनुच्छेद के तहत, यह आपको जरूर ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है भारत सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जुड़ेगा, ये मेटा कहा। मेटा दैट मीन्स फेसबुक, जुकरबर्ग ने इसके बारे में कहा है। तो आपको एक तथ्य यह ध्यान में रखना है कि वाटर वर्थ क्या है, यह ऐसे आपको पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा वाटर वर्थ क्या है, तो यह आपको पूछा जा सकता है। तो ये एक समुद्री केबल परियोजना है वाटर वर्थ, और यह भारत को दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जोड़ेगा, यह मेटा का कहना है। इससे इस दशक के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। मेटा का प्रोजेक्ट वाटर वर्थ 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुंचेगा और 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसकी लंबाई पृथ्वी की परिधि से भी अधिक होगा। यह परियोजना अमेरिका भारत संयुक्त नेताओं के वक्तव्यों का हिस्सा थी, जिसे 13 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद जारी किया गया। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत के निवेश कर रही है और वह भारत और अमेरिका अन्य स्थानों को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे लंबी, उच्चतम क्षमता और सबसे तकनीक रूप से उन्नत समुद्री केबल परियोजना ला रही है। इंटरनेट परिचालन के लिए समुद्र के अंदर केबल महत्वपूर्ण है। ये केबल देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कंपनी ने कहा कि यह परियोजना अधिक आर्थिक सहयोग को सक्षम बनाएगी, डिजिटल समावेशन की सुविधा प्रदान करेगी। तो यह इंटरनेट परिचालन के लिए जो है एक समुद्री केबल परियोजना है, यह आपको ध्यान में रखना है वाटर वर्थ के बारे में। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स, यह भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को सम्मान, विश्व हिंदी दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। 14 सितंबर को जो है
यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस में मनाया जाता है। इसके बारे में विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और यह चर्चा में इसलिए है कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने 13 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया और कार्यक्रम का विषय था बहुभाषिकता और विदेशों में हिंदी का प्रचार। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इस बार विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी, बहुभाषिकता और विदेशों में हिंदी का प्रचार। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि ने भारत में बहुभाषी बहुसांस्कृतिक सामाजिक ताना बाना होने की सुंदरता को उजागर किया। उन्होंने कहा, यूएन से मान्यता मिलने से यह वैश्विक भाषा बन जाएगी। और आपको यह भी बता दें, भारत ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समाचार को बढ़ावा देने के लिए लगभग $70 लाख का योगदान भी दिया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारत सौर महाशक्ति जो है कहता नहीं करके दिखाता। दैट मीन्स कि यह सोलर पैनल में जो है भारत या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभरेगा। यह किसने कहा है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख ने कहा है। तो आपको यहाँ पर एसएससी के संदर्भ में यह याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख कौन है, तो साइमन स्टील हैं। यह इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं इसमें। और जितने भी बातें हैं जैसे कि हरित उद्योगीकरण का नेतृत्व करने की क्षमता है, स्टील ने ये सब बताया है कि ये जरूरी ज़्यादा नहीं है, जो पूछा जाएगा उसको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और तथ्य आपको बता दें, यहाँ पर सितंबर तक बढ़ी कार्य योजना जब पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य योजनाएं UNFCCC सचिवालय को देनी होती है। 2031 से 35 के लिए देश को इस जमा करने की समय सीमा 10 फरवरी थी, लेकिन कई देशों जिसमें भारत भी शामिल है ने अब तक अपनी योजनाएं जमा नहीं की है। स्टील ने सभी देशों से सितंबर तक अपनी जलवायु योजनाएं पेश करने को लिए कहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य था, लेकिन साइमन स्टील का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स जो है आपको पीटी में और खास करके मेन में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन के लिए, क्या ट्रम्प के पारस्परिक ट्रैफिक को रोक पाएगा WTO का नियम? यह आपको बीपीएससी अभी मेन होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, ज़्यादा संभावना है कि पूछा जाएगा। उसके बाद यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है और यूपीएससी मेन में भी पूछा जा सकता है। तो इसको जो है हम मेन की तरह आपको अभी जो है इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो पीटी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाएगा वह भी हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम मेन की तरह से देखते हैं कि क्या संभावना है, क्या ट्रम्प का पारस्परिक ट्रैफिक को रोक पाएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन सहित अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर पारस्परिक ट्रैफिक लगाने की घोषणा की है। पारस्परिक ट्रैफिक दैट मीन्स कि अगर कोई देश अमेरिका के सामान पर जो है अमेरिका उत्पादित सामान पर 25% का टैरिफ लगा रहा है, तो अमेरिका भी उस देश पर 25% का टैरिफ लगाएगा। तो ये पारस्परिक टैरिफ हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे देश जितना टैरिफ लगाएंगे अमेरिका भी उतना भी उनके उत्पाद पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने नई टैरिफ नीति की घोषणा करते हुए भारत के बारे में भी बात की और कहा कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। यह सभी देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ऐसे में अमेरिका का फैसला WTO के सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO जेनेवा स्थित एक कारोबारी
कारोबार से जुड़ा बहुउद्देशीय संगठन है जिसमें कि 166 देश हैं और यह संगठन वैश्विक व्यापार के लिए नियम बनाता है, देश के बीच व्यापार को लेकर होने वाले विवाद का निपटारा करता है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना और सदस्य देशों की ओर से वस्तुओं के व्यापार पर लगाए जाने वाले अनुचित प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करना है। भारत और अमेरिका जो है 1995 से ही इसका सदस्य देश है। दैट मीन्स कि WTO का गठन कब होता है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1995 में होता है। यह PT में पूछा जाता है, पूछा गया भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सदस्य देश ने वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदाओं अधिकार के व्यापार से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियम और निर्देश जारी किए हैं। अब जो है समस्या कहाँ पर है, ये आप जान गए कि WTO है क्या, गठन कब किया गया है और करता क्या है। लेकिन समस्या ये है कि WTO के तहत टैरिफ प्रतिबद्धताएं जो है वो यहाँ पर समस्याएं बन रही है। वो क्या है? तो WTO के प्रमुख सिद्धांतों में से एक टैरिफ बाइंडिंग है। टैरिफ बाइंडिंग क्या है ये भी आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि क्या पारस्परिक टैरिफ से जो है क्या हो सकता है इस नियम से। तो यह वैश्विक व्यापार के पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करता है। कौन? टैरिफ बाइंडिंग। बाउंड टैरिफ की अधिकतम दरें हैं। WTO के सदस्य अपनी रियायतों की अनुसूची के तहत इन दरों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। दैट मीन्स कि WTO जो है एक दर निश्चित किया है और उस दर को मानने के लिए जो है सारे देश इसमें प्रतिबद्ध हैं। लेकिन प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रतिबद्धता WTO के द्वारा जारी किया गया है वह बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी देश दोबारा बातचीत के बिना इन दरों पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है। अप्लाइड टैरिफ वास्तविक टैरिफ ही है जो देश आयात पर लगाते हैं। यह बाध्यकारी दर से कम हो सकती है लेकिन WTO के नियमों का उल्लंघन किए बिना अधिक नहीं हो सकती है। तो यह है कि टैरिफ प्रतिबद्धता की टैरिफ मान के चलिए कि WTO ने 25% टैरिफ जो है लगाने का बात कही है इसके नियम के अनुसार, और यह जो है कोई देश 15% टैरिफ लगा रहा है तो ये लगा सकता है लेकिन वह 25% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता है। तो यहीं पर जो है बात उलझ जा रही है WTO और जैसे अमेरिका या भारत जैसे देशों के साथ जो है कोई देश जैसे भारत ही अमेरिका के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है तो वह WTO के इस नियम को जो है नेगलेक्ट करके यह लगाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अगर कोई देश बाध्यकारी शुल्क से अधिक टैरिफ लगाता है तो क्या होगा। अगर कोई सदस्य देश अपनी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से अधिक टैरिफ लगाता है तो यह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT 1994 के अनुच्छेद 2 का जो है उल्लंघन होगा। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह आप GATT का जो है गेट जो पहले होता था, ठीक है, क्योंकि WTO को पहले गेट ही नाम से पुकारा जाता था, बाद में जो है ये WTO नाम रखा गया है। तो ये GATT गेट के 1994 के अनुच्छेद 2 का जो है उल्लंघन होगा। यह अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मेन में आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर जो है औरों से भिन्न होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें है क्या अनुच्छेद 2 में। यह अनुच्छेद कहता है कि सदस्यों को अपने शेड्यूल में तय सीमा से अधिक शुल्क या चार्ज नहीं लगाना चाहिए और वे कोई और शुल्क या चार्ज नहीं लगा सकते हैं जिसका उल्लेख
उनके शेड्यूल में नहीं है। प्रभावी देश अधिक शुल्क के खिलाफ डब्ल्यूटीओ जा सकता है और डब्ल्यूटीओ के पास शिकायत कर सकता है। डीएसबी दैट मीन्स कि डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट एक इकाई होती है डब्ल्यूटीओ का, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूटीओ में जो है एक इकाई है, उस इकाई का नाम है डब्ल्यूटीओ डीएसबी दैट मीन्स डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और वह जो है उस शिकायत को सुन सकता है। और इसी शिकायत का फ़ायदा जो है चाइना ने उठाया था, जब चाइना का प्रोडक्ट जो है 2002, क्योंकि 2001 में आप देखेंगे कि चीन जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, जबकि भारत 1995 में ही बन गया था। उसके बाद जो है इसी नियम का फ़ायदा उठाकर चीन जो है विभिन्न देशों में अपना सस्ता प्रोडक्ट जो है बेचने लगा था। ये 2001 के बाद की घटना है। आप ये उसको मेंशन कर सकते हैं कि इसका जो है जो अमेरिका अभी कर रहा है, तो अमेरिका अभी टैरिफ कह रहा है कि जितना जो देश लगाएगा उतना लगाएंगे, लेकिन ये भी है कि अगर किसी देश को अपनी कंपनी को जो है बचाना है तो वो जो बाहरी कंपनी है उस पर टैरिफ लगा के उसका दाम, जैसे टैरिफ लगेगा उसका दाम बढ़ जाएगा, तो अपने यहाँ की कंपनी बची रहेगी, इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। और चीन क्या कर रहा था 2001 के बाद, वह सदस्य बना और सदस्य बनने के बाद क्या किया, सस्ता जो है हर जगह माल बेच रहा था, जिससे क्या हुआ कि उस देश की वही सेम वस्तु जो है लोग खरीद नहीं रहे थे और वहाँ के जो है फैक्ट्रियों को घाटा लग रहा था। तो इसी नियम के तहत यह ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, शिकायत कर सकते हैं और डीएसबी के नियमों के तहत विवाद सुलझाने के लिए पहले कदम को तैयार दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए जो है सुलह कराने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। अगर बातचीत असफल रहता है तो शिकायत करने वाले देश को अधिक शुल्क के जवाब में टैरिफ लगाने या व्यापार के लिए दूसरे जवाब कदम उठाने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि इसके लिए डब्ल्यूटीओ की अनुमति जरूरी है। तो यही जो है नियम, ये नियम के तहत जो है यह किया जा सकता है। क्या ट्रम्प पारस्परिक टैरिफ को रोक पाएगा डब्ल्यूटीओ? तो ये डब्ल्यूटीओ एक तरह से कहिए आप नहीं रोक पाएगा, लेकिन इसमें भी जो है कुछ और क्लॉज हैं जिसके तहत जो है कुछ कार्रवाई डब्ल्यूटीओ कर सकता है। तो इस क्लॉज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, खास करके अनुच्छेद 2 1994 का। अब देखते हैं क्या एक डब्ल्यूटीओ सदस्य अपनी बाध्यकारी टैरिफ दरें बढ़ा सकता है? तो हाँ बढ़ा सकता है, लेकिन केवल जीटीटी के अनुच्छेद 28 के तहत जो है प्रभावित देशों के साथ बातचीत करके बढ़ा सकता है। वह सदस्य देशों को प्रभावित देशों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रियायत दे सकता है। तो इसी के बारे में हम बता रहे थे कि कुछ ऐसे क्लॉज हैं, अनुच्छेद हैं जिसके कारण ये बढ़ा सकता है। इन दोनों क्लॉजों को लेकर अगर आप लिखेंगे तब आपका जो है आंसर अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं, इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया था। जीटीआरआई के अनुसार अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया था और तर्क दिया था कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां तय करने पर संप्रभु अधिकार रखता है और डब्ल्यूटीओ अपीलीय बोर्ड के अलग कदम की भी रोक दिया था उस समय। तो ये अलग जो है ये पहले कर चुका है अमेरिका, और डब्ल्यूटीओ के तहत स्पेशल और डिफेंशियल व्यवहार करता है। और ये भी अमेरिका कहा था कि डब्ल्यूटीओ समझौते की विशेष प्राविधान है कि ये प्राविधान विकासशील देशों को विशेष अधिकार और सदस्य को इन देशों के विशेष रियायत देने की अनुमति देता है। और उदाहरण के लिए विकासशील देशों जैसे भारत अमीर देशों की तुलना में टैरिफ और नियमित सब्सिडी कम करने के लिए अधिक समय ले सकता है। तो वहीं अमेरिका यह नहीं ले सकता है, जबकि जो विकासशील देश है वह ले सकता है। यह डब्ल्यूटीओ के नियम पर ही जो है आधारित है। तो आप इन सब नियमों को
को जब जोड़ कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ को रोक पाएगा WTO या नहीं। अगर अमेरिका WTO से बाहर हो जाता है तब पर भी जो है फिर इस पर यह रूल लागू नहीं होगा, ऐसा भी अमेरिका कर सकता है। तो यह आपको मेन के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन अनुच्छेदों को भी जरूर ध्यान में रखें और इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए जो है आप अपना आंसर राइटिंग करें। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।